हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जहां से हमारी परीक्षा में हर बार प्रश्न आता है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से हम लोग गलत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्यकाल के बारे में कि भैया किसका कार्यकाल बिल्कुल सेम होता है। सारी चीज़ों को यहाँ पर कंपाइल किया है। उदाहरण के तौर पर एसटी, एससी, ओबीसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार और महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल बिल्कुल बराबर होता है। तो इसी तरह से सारे जो कार्यकाल बराबर होते हैं उन सभी को एक साथ कंपाइल किया है। ठीक है, आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु बिल्कुल बराबर है 35 साल। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। हमारी परीक्षा में दोस्तों अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, केंद्र सरकार को, संसद को या फिर राष्ट्रपति को। तो इतने सारे आयोग मैंने एक साथ इकट्ठा कर दिए हैं जो कि केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। ठीक है, इसी के बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन किसको शपथ दिलवाता है। ये भी हमारी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वरीयता क्रम के बारे में, और यहाँ से भी हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश वरीयता क्रम में कौन से नंबर पर हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी आपने देखे ही होंगे। इसके बाद में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे कि भैया किसको कौन नियुक्त करता है। तो देखिए, इतने सारे लोगों को केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंपाइल करके मिल जाएगी। ठीक है, कौन किसको त्यागपत्र देता है, तो इतने लोग जो हैं ये सभी आपको दिख रहे हैं, ये सभी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। इसके बाद में कौन कौन राष्ट्रपति के अलावा किसको त्यागपत्र देता है, तो ये सभी यहाँ पर आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि मैंने एक साथ कंपाइल की है। हालांकि ये वाला जो वीडियो है मैं पहले अपलोड कर चुका था, लेकिन कुछ बच्चों को आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं इस वीडियो को दोबारा डाल रहा हूँ। तो जिन्होंने पहले देख ली वो रिवीजन कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखी हो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। यह वीडियो निश्चित ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों कार्यकाल के बारे में कि भैया किसका कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों का होता है। जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल बिल्कुल बराबर होता है, अधिकतम 3 वर्षों का। इसके बाद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है अधिकतम 5 वर्षों का। तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्योंकि एक साथ मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। इसके बाद में सरपंच, उपसरपंच, पंच, पार्षद और महापौर का अधिकतम कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्षों का। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो इसका अधिकतम कार्यकाल होता है 4 वर्षों का। इसके बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सभी का अधिकतम कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्षों का। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं महान्यायवादी की और राज्यपाल की। तो ये दोनों जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। हालांकि जो राज्यपाल होता है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है नॉर्मली, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहेगा, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। महान्यायवादी कौन होता है, तो ये केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 76 में। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं महाधिवक्ता की। तो इसका कार्यकाल जो है वो भी निश्चित नहीं है, ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रह सकता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, जो महाधिवक्ता होता है इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 165 में, महान्यायवादी का उल्लेख है आर्टिकल 76 में, और जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है इसका उल्लेख किया गया है 148 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पद और उनकी न्यूनतम आयु की, यानी किसी भी पद को ग्रहण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु बिल्कुल बराबर चाहिए 35 साल। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। इसके बाद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा सांसद और विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा का सांसद और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु बिल्कुल बराबर है, कितनी, 30 वर्ष। ठीक है, इसके बाद में अगला है दोस्तों पंच, सरपंच, उपसरपंच, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर बनने के लिए न्यूनतम आयु बिल्कुल बराबर है, कितनी है भैया, 21 वर्ष।
तो इन सभी चीज़ों को मैंने एक साथ कंपाइल कर दिया है। इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि एक साथ मिल गया है तो इन्हें याद करना भी आसान होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वार्षिक रिपोर्ट या फिर प्रतिवेदन की, कि भैया कौन सा आयोग किसे रिपोर्ट सौंपता है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। कैसा प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, संसद को, राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार को, किसे सौंपा जाता है। तो हम कंफ्यूजन की वजह से गलत कर देते हैं। तो भैया इतने सारे आयोग जो हैं वो अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं केंद्र सरकार को। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सभी अपनी रिपोर्ट देते हैं केंद्र सरकार को। ठीक है। इसके बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, राज्य सूचना आयोग और राज्य खाद्य आयोग, ये सभी जो आयोग है ना, ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं राज्य सरकार को। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भैया राष्ट्रपति और राज्यपाल को कौन कौन से आयोग या संस्थाएं रिपोर्ट सौंपती है। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, एसटी, एससी, ओबीसी आयोग और जो अपना केग है यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये सभी अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को। समझ गए होंगे। ठीक है। इसके बाद में राज्य लोक सेवा आयोग जो है अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं राज्यपाल को। उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भैया कौन किसको शपथ दिलवाता है। जैसे दोस्तों, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सभी को रिपोर्ट दिलवाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। समझ गए ना। इसके बाद में मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और महाधिवक्ता, इन तीनों को शपथ दिलवाई जाती है उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया गया है वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलवाई जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि सारी चीज़ों को कंपाइल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर आपको लाभ मिल रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों वरीयता क्रम की। यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि विपक्ष के नेता को वरीयता क्रम में कौन से नंबर पर रखा गया है, कैबिनेट मंत्री को कौन से क्रम पर रखा है। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला स्थान रखा गया है राष्ट्रपति का। ठीक है। दूसरे नंबर पर है उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर है प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर है राज्यों के राज्यपाल। इसके बाद वरीयता क्रम में 5वें नंबर पर रखा गया है भूतपूर्व राष्ट्रपति को, 5A में रखा गया है उप प्रधानमंत्री को। देखिए छठा वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। और 7वां वाला भी अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों वरीयता क्रम में 6वें नंबर पर रखा गया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष को। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि 6ठे नंबर पर तो केवल मुख्य न्यायाधीश है और 9वें नंबर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। कंफ्यूज नहीं होना है, 6 और 9 दोनों अलग अलग हैं। 6ठे नंबर पर वरीयता क्रम में किसको रखा गया है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। और 9वें नंबर पर रखा गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है। 7वें नंबर पर बहुत सारे लोग हैं। कौन कौन है? कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद में विपक्ष के नेता को वरीयता क्रम में 7वें नंबर पर रखा गया है। 7A में उन लोगों को रखा है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है। 8वें नंबर पर है हमारे राजदूत और 9वें नंबर को तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9A में रखा गया है दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को 9A में रखा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वाला जो है ये पूछ लिया जाता है। वरीयता क्रम में 10वें नंबर पर रखा गया है राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सभी सदस्य और केंद्रों में राज्य मंत्री को 10वें नंबर पर रखा गया है। 11वें नंबर पर है भारत के महान्यायवादी और कैबिनेट सचिव। और 12वें क्रम में रखा गया है दोस्तों जनरल और इसके समक्ष सैन्य अध्यक्षों को। देखिए 9A वाला इम्पोर्टेंट है, 11वां इम्पोर्टेंट है, ये दोनों है। इसके बाद में यहाँ पर 6वां और 7वां ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि भैया कौन कौन से आयोग संवैधानिक हैं, कौन कौन से सांविधिक हैं और कौन सी संस्थाएं संविधान इतर हैं। तो दोस्तों निर्वाचन आयोग,
राष्ट्रीय एसटी एससी ओबीसी आयोग, केग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यूपीएससी और स्टेट पीएससी, ये सभी जो संस्थाएं हैं ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे। इन सभी को मैंने एक साथ कंपाइल कर दिया है। इसके बाद में मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, सूचना आयोग, बाल संरक्षण आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सभी सांविधिक संस्थाएं हैं, यानी संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के माध्यम से इनकी स्थापना हुई है, इनका गठन हुआ है। तो अक्सर यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया मानव अधिकार संवैधानिक आयोग है या फिर सांविधिक संस्था है। ठीक है, तो इन सभी को मैंने एक साथ लिख दिया है, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं संविधान इतर संस्थाओं की। इसका मतलब है कि वो संस्थाएं जिनका गठन कैबिनेट के निर्णय के बाद हुआ है, जैसे कि नीति आयोग, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न संस्थाओं में नियुक्तियों के बारे में। जैसे यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण में जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो कई बार कन्फ्यूज़न होता है, इसी वजह से सारी चीज़ों को मैंने कंपाइल कर दिया है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भी दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होते हैं। इसके बाद में अपना जो लोकपाल है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग और सतर्कता आयोग में भी जितनी भी नियुक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये तीन अलग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी, इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो भी बनते हैं उन सभी की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। तो आशा करता हूँ ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे त्यागपत्र की कि भैया कौन किसको त्यागपत्र देता है। तो ये सब जो है ना टोटल 14, ये सभी अपना त्यागपत्र सौंपते हैं किसको? राष्ट्रपति को। कौन कौन है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उसके सभी सदस्य और दोस्तों भारत के महान्यायवादी। ये सभी अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। कुछ और भी हैं जैसे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सभी सदस्य। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये भी अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। अनुसूचित जाति, जनजाति और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा भी अपना त्यागपत्र किसे सौंपा जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं सौंपते, जैसे कि राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो देते हैं अपने राज्यपाल को। मुख्यमंत्री द्वारा अपना त्यागपत्र सौंपा जाता है राज्यपाल को। ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करें तो इसके अध्यक्ष और सदस्य जो है अपना त्यागपत्र सौंपते हैं केंद्र सरकार को। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं केंद्र सरकार को। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है ये भी अपना त्यागपत्र सौंपते हैं दोस्तों केंद्र सरकार को। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। ये आपस में कहते हैं कि हम जो है एक दूसरे से प्यार करेंगे, तुम हमसे करो, हम तुमसे करेंगे। जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है। लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये अपना त्यागपत्र देता है विधानसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है। इसके बाद में विधानसभा उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र देता है विधानसभा के अध्यक्ष को। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दो और हैं। विधान परिषद के सभापति की बात करें तो ये अपना त्यागपत्र देते हैं उपसभापति को, और विधान परिषद के उपसभापति जो है ये अपना त्यागपत्र देते हैं सभापति को। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों इन सभी को कंपाइल करने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम दोस्तों कुछ आयोगों और संस्थाओं के उपनामों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भैया गार्जियन ऑफ द पर्स किसे कहा जाता है, प्रशासन का प्रहरी किसको कहते हैं, देश का शिल्पकार किस आयोग को कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चूंकि सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती, इस वजह से हम लोग गलत कर बैठते हैं। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर कंपाइल कर दिया है। इसे पढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, इस वीडियो से पहले एक वीडियो और बनाया था मैंने, जिसमें मैंने सारी चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ाया है। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, दोनों को कंपेयर कर दिया। ठीक है, महान्यायवादी और महाधिवक्ता से संबंधित सारे आर्टिकल एक साथ उपलब्ध करवा दिए। तो तुलनात्मक अध्ययन उस वीडियो में करवाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें वहां पर भी एक साथ उपलब्ध करवाई है, तो वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, क्योंकि इसके कई सारे नाम हैं। जैसे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को गार्जियन ऑफ द पर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको वॉच डॉग के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोस्तों जो है वो संचित निधि का प्रहरी भी कहलाता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कई सारे उपनाम हैं, ये आपने देख लिए। दोस्तों, सीबीआई को बंद पिंजरे का तोता के नाम से जाना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग को देश का शिल्पकार कहते हैं। नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है, लोक आयुक्त को दोस्तों प्रशासन का प्रहरी कहा जाता है। और लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति संयुक्त रूप से जुड़वा बहनें कहलाती है। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, ये वाला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों विधेयकों के प्रकारों को पढ़ लेते हैं। विधेयक जो है मेनली 4 टाइप के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। देखिए, इन सभी को मैंने कंपेयर करके पढ़ाया है ताकि आप इन्हें आसानी से याद कर सकें। उदाहरण के तौर पर अगर साधारण विधेयक की बात करें तो इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, इसको किस सदन में पेश किया जा सकता है, कौन पेश कर सकता है, इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है या नहीं है। तो इसी तरह से चारों को मैंने कंपेयर करके पढ़ाया है। निश्चित ही ये भी आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। साधारण विधेयक की बात करें तो इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 107 में। 107 में विधेयक को किस तरह से पेश किया जाएगा, पारित किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, किस सदन में साधारण विधेयक को पेश कर सकते हैं, तो संसद के दोनों सदनों में इसको पेश किया जा सकता है। कौन पेश कर सकता है, तो मंत्री या फिर निजी सदस्य कोई भी साधारण विधेयक को पेश कर सकता है। ठीक है, साधारण विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है या नहीं होती, तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है, तो हाँ बिल्कुल कर सकती है। साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान है या नहीं है, तो बिल्कुल बुलाई जा सकती है भैया साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक। इसके बाद में राष्ट्रपति की इसमें क्या भूमिका होती है, तो राष्ट्रपति इसको स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। धन विधेयक की बात करें तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 110 में। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं। कौन पेश करता है, तो केवल मंत्री द्वारा ही धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है या नहीं है, तो बिल्कुल है भैया। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती, तो संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन को मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। ठीक है, संयुक्त बैठक होती है या नहीं होती, तो धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति की भूमिका की बात करें तो राष्ट्रपति इसको अस्वीकृति प्रदान कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इसके बाद वित्त विधेयक के टाइप 1 की बात करें तो इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 117(1) में। इसको केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। मंत्री या फिर निजी सदस्य दोनों ही इसको पेश कर सकते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है इसको पेश करने के लिए। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है। वित्त विधेयक टाइप 1 में संयुक्त बैठक का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति की भूमिका की बात करें तो इसको राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं या फिर पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। वित्त विधेयक टाइप 2 की बात करें तो इसका उल्लेख किया गया है 117(3) में। इसको संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। कोई भी मंत्री या फिर निजी सदस्य इसको पेश कर सकता है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है। इसके अलावा संयुक्त बैठक का प्रावधान भी इस मामले में किया गया है। राष्ट्रपति की भूमिका की बात करें तो स्वीकृति दे सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक की बात की जाए तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 में।
संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। कोई भी मंत्री या फिर निजी सदस्य जो है इसको पेश कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश की बात की जाए तो इस विधेयक को लाने के लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यसभा संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है भैया। संयुक्त बैठक का प्रावधान, इस मामले में कोई भी प्रावधान नहीं है संविधान संशोधन विधेयक के मामले में। राष्ट्रपति की भूमिका की बात करें तो राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक के मामले में स्वीकृति देना आवश्यक है। आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा टफ है, लेकिन दोस्तों कंपेयर करके पढ़ेंगे तो निश्चित ही ये आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों प्रमुख संसदीय समितियों को पढ़ लेते हैं। इसमें हम 3 संसदीय समितियों को पढ़ेंगे। कौन कौन सी? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उद्यम या फिर सार्वजनिक उपक्रम की समिति। इनको हम कंपेयर करके पढ़ेंगे कि भैया किसका गठन कब किया गया है, किसमें कितने सदस्य होते हैं, कार्य क्या होता है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। हालांकि कई सारी संसदीय समितियां होती है, उन सभी को मैंने डिटेल से पढ़ाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए इनको पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं लोक लेखा समिति की। इसका गठन जो है वो 1921 में किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से शामिल किए जाते हैं। इसका कार्य होता है केग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जाँच करना। वर्तमान अध्यक्ष है केसी वेणुगोपालन। दोस्तों जिस टाइम ये वीडियो पब्लिश हो रही है उस टाइम वर्तमान अध्यक्ष यही हैं, लेकिन भविष्य में ये बदले जा सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जब भी आप वीडियो देखें एक बार गूगल पर जरूर सर्च कर लें, क्योंकि हो सकता है आप लेट वीडियो देखें और उस समय ये बदल गए हों। इसके बाद बात करते हैं प्राक्कलन समिति की। तो इसका गठन जो है 1950 में किया गया था, जॉन मथाई की सिफारिशों के आधार पर। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी 30 जो हैं वो केवल लोकसभा से शामिल होते हैं। इसका कार्य होता है बजट के अनुमानों की जाँच करना। वर्तमान अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। अब बात करें लोक उद्यम या फिर सार्वजनिक उपक्रम की समिति की, तो इसका गठन जो है 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं। इसका कार्य होता है केग द्वारा लोक उद्यमों पर रखी गई रिपोर्ट की जाँच करना और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों बैजंत पांडा। देखिए अध्यक्ष के बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि भैया ये भविष्य में बदल सकते हैं, तो अगर आप लेट देखो तो ऐसा मत बोलना कि सर आपने गलत बता दिया। जिस टाइम ये वीडियो पब्लिश हो रही है उस समय यही अध्यक्ष है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों विभिन्न पदाधिकारियों की अधिकतम आयु को पढ़ लेते हैं कि भैया ये लोग अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। जैसे इतने सारे लोग जो हैं ये अधिकतम 65 वर्ष की आयु होने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब ये कौन कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, सूचना आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केग, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सभी 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। वर्ष तो मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में। जैसे महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम कितने वर्षों तक पद पर रह सकते हैं? 3 वर्षों तक। तो वर्ष तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ पर अधिकतम आयु की बात हो रही है। इसके बाद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष और सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सभी जो है अधिकतम 62 वर्ष की आयु होने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष और सदस्य जो है वो अधिकतम 70 वर्ष की आयु होने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब बात करते हैं एनजीटी की। थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, इस वजह से मैंने इसको नोट में लिखा है। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब देखिए एनजीटी में सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अध्यक्ष या फिर सदस्य बना है तो वो अधिकतम 70 वर्ष की आयु होने तक अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन एनजीटी में उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अध्यक्ष या फिर सदस्य बना है तो वो 67 ईयर्स तक अपने पद पर बना रह सकता है। एक बार और बता देता हूं, एनजीटी में अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अध्यक्ष या फिर सदस्य बना है तो वो अधिकतम 70 वर्ष की आयु होने तक अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अध्यक्ष या फिर सदस्य बनता है तो वो 67 ईयर्स तक अपने पद पर बना रह सकता है मैक्सिमम। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। दोनों ही मामलों में थोड़ा थोड़ा सा अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। दोस्तों एक बार फिर आपको बता देता हूँ
कि यहाँ पर जिस तरह से हमने सारी चीज़ों को कंपाइल करके पढ़ा है, उसी तरह से एक और वीडियो मैंने बनाई है जिसमें तुलनात्मक रूप से पढ़ाया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कंपेयर किया है, महान्यायवादी और महाधिवक्ता को कंपेयर किया है। इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है उसको भी मैंने आर्टिकल सहित पढ़ाया है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ी बहुत भी मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।